मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि चक्रवात यास बेहद गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील हो जाएगा। बुधवार को यास बंगाल और ओडिशा के तट पर पहुंचेगा। चक्रवात के टकराने के बाद भारी तबाही से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इस तूफान का उत्तराखंड तक असर रह सकता है। एहतियात के तौर पर काठगोदाम से हावड़ा जाने वाली बाग एक्सप्रेस को एक दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। तो एक दिन के लिए रद्द की गई बाग एक्सप्रेस, रेलवे ने यह फैसला लिया है मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर। बाग एक्सप्रेस का संचालन एक दिन के लिए बंद कर दिया है। इस समय काठगोदाम के रेलवे स्टेशन में हूं और आप देख सकते हैं कि ठीक ये वही रेल है जो काठगोदाम से हावड़ा जाती है और इसको आज बंद कर दिया गया क्योंकि जो यास का खतरा बना हुआ है, यास तूफान का खतरा बना हुआ है, उसको देखते हुए रेलवे विभाग ने डिसीजन लिया है कि इसका संचालन एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए। और क्या पूरी इसकी व्यवस्था की गई है, जो पैसेंजर है उनको क्या जानकारी रेलवे विभाग से दी जा रही है, इस समय बात करने के लिए रेलवे विभाग के एसएम हमारे साथ है। सर, आज एक दिन के लिए आवागमन बंद कर दिया है, क्या डिसीजन है, क्यों लिया है डिसीजन? ये पश्चिम बंगाल में जो यास तूफान आ रहा है उसकी वजह से ऐसा किया गया है, क्योंकि वो तूफान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, उसका बैड इफ़ेक्ट होगा, उसकी तीव्रता भी बहुत ज़्यादा है जो अभी महाराष्ट्र में आया था उससे। उसको देखते हुए सही फैसला ही है ये, क्योंकि उन्होंने कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ निरस्त करी हैं, उनमें हमारी बाग एक्सप्रेस भी है। अगर यार्स ने कुछ वहाँ पर भगवान न करे कुछ ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रैक व्रैक कुछ नुकसान पहुँचे, तब निश्चित ही ट्रेन को और आगे भी कैंसिल किया जा सकता है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेलवे विभाग कोई भी यहाँ पर कठिनाइयों को देखते हुए जिस तरह से यास का इफेक्ट हो रहा है और होता हुआ दिख रहा है, तो रेलवे विभाग ने साफ तौर पे कह रखा है कि इस समय एक दिन के लिए संचालन यहाँ पर बंद कर दिया जाए। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। वहीं उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो 26 मई को उत्तराखंड में फिर से बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ पर मौसम बदलने जा रहा है, जिससे कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जबकि 27 मई को बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही कई जगहों पर बादल फटा था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। साथ ही कई जगह सड़कें भी बंद हो गई थी, जिसे देखते हुए पहले से ही तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उधर देहरादून से लगती उत्तराखंड की सीमा पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाने लगी। मेहंड की पहाड़ियां मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर लैंड ट्रांसफर का काम अब शुरू हो गया है। यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि इस पर जल्द ही लैंड ट्रांसफर का काम पूरा हो जाएगा। पिछले दिनों अनिल बलूनी ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को पत्र लिखकर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने के लिए कहा था। राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री अनिल बलूनी जी ने एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है, जो देहरादून से दिल्ली को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो डाट काली मंदिर से मोहंड चौकी तक पूरी तरीके से संचार सुविधा से कटा हुआ है, जिसके कारण पर्यटकों को, वहाँ के स्थानीय मरीजों को और वहाँ के स्थानीय नागरिकों को बड़ी असुविधा होती है। अच्छा, यह क्षेत्र जो है खतरनाक वन्यजीवों का क्षेत्र भी है। माननीय सांसद बलूनी जी ने बताया कि इस क्षेत्र को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए 3 स्थान दूरसंचार विभाग ने चयनित किए हैं। यह सभी स्थान उत्तर प्रदेश वन विभाग के सीमा के अंदर हैं। बलूनी जी के अनुरोध पर हमने उक्त 3 स्थानों का सर्वे कर इस क्षेत्र को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस को लेकर हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में होगा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज। तो ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर लिया गया फैसला। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 118 केस सामने आए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, संख्या उनकी बढ़ गई है। एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक गांव पहुंचे, जहां सरकारी दावे हवाई नजर आए। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। एबीपी गंगा की टीम हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची है, ये देखने के लिए कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर कोरोना की जांच हो रही है या नहीं हो रही है। तमाम ग्रामीण लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए, कर्फ्यू का जो नज़ारा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। लोग खुद ही सचेत हैं, वो खुद ही अपने घरों में रुके हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं और पूरी तरह से आप सन्नाटा आप देख रहे हैं। गाँव में बहुत कम लोग हैं जो आवाजाही कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरत का काम है उसी की वजह से लोग निकलकर अलग अलग जगह जा रहे हैं। ये हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं कि शहरों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सतर्क हैं। वो खुद चाह रहे हैं कि उनके गांव में कोरोना नहीं फैले। लेकिन उसके अलावा दूसरी तस्वीर ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस भी चल रहा है। कोरोना को लेकर लगातार, महामारी को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो कोरोना महामारी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ना जाए। उसको लेकर किस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था है, गांव के प्रधान हैं महेश कुमार जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रधान जी, क्या व्यवस्थाएं हैं आपके गांव में? क्या यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस आया है? टीम आई है, नहीं आई है? किस तरह पॉजिटिव केस दो थे। किस तरह की व्यवस्थाएं लग रही हैं आपको? यहाँ जब से कोरोना आया कोई व्यवस्था नहीं है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, ये जितनी हमारी पंचायत है ना, सबसे बड़ी पंचायत है ग्राम गाजी वाली की, और लगभग 4000 लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आप अगर बीमार हुए सीधा आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, इसके आसपास आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं। एक बार सैनिटाइज का काम भी नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। और एक बार गलती से +45 वाले वैक्सीन लगी, दूसरे जो डोज की डेट थी वो 7/31 में, पता ही लगी नहीं है, पता ही नहीं। अच्छा, जो सैनिटाइजेशन और जो चीज़ें आप बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी टीम यहाँ का भी टीम आई, आप लोगों से मिली, जांच कोरोना की हुई, कुछ बात हुई? एक ही बार अभी 3-4 दिन पहले आए थे, और वो भी पता नहीं हद से 2 घंटा बैठे होंगे और वो भी चल दिए। आपके विधायक तो मंत्री भी हैं, वो उनकी तरफ से कोई प्रयास? कोई प्रयास नहीं होता। वो एक बार नहीं आया जब से कोरोना आया यहाँ, वो एक बार नहीं आया। गंभीर परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं और उनके अंदर ये डर है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर लोगों की जांच नहीं कर रही है। और सबसे गंभीर बात है कि लोग, क्योंकि गांव के जो अधिकांश लोग हैं वो दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तमाम युवा यहाँ आ रहे हैं, उनकी देखरेख के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनकी जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ नहीं आ रही है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र से पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं लक्सर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। आलम यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में डर का माहौल है। ज्यादातर लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और सर दर्द की शिकायत है। लोग भले ही टेस्ट ना करा रहे हों, मगर आशंका इस बात की है कि इन लोगों में हो ना हो कोरोना का संक्रमण है। परेशानी इस बात के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट की सुविधा नहीं है, और हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर लोगों में सीजनल बीमारी के लक्षण हैं। वायरल है, हर साल होता आता है, लेकिन इस बार कोविड के कारण लोग ज़्यादा पैनिक हो गए, ज़्यादा घबरा गए। लोगों को यही बोलते हैं कि जिसको बुखार हो, खांसी हो, अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स है तो तुरंत हमारे अस्पताल में आकर के जांचें कराएं। एंटीजन भी हम कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक का RT-PCR भी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ गिरा तो जरूर है, लेकिन लोग फिर से कोविड के नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक बार फिर से काफी चहल पहल नजर आने लगी है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं, साथ ही गंगा में आचमन भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बनी हुई है कि इन हालात में कोविड के मामले फिर से बढ़ सकते हैं। बॉर्डर से भी ज्यादातर लोग बगैर कोविड जांच के ही उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाया है, वहीं दूसरी तरफ यह स्थिति है। वहीं पौड़ी दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना को लेकर ग्राम प्रधानों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इस दौरान धन सिंह रावत ने ग्रामीण इलाकों में मौजूदा हालात की जानकारी ली। धन सिंह रावत का कहना है कि हर ग्राम प्रधान को 20-20 हजार रुपए जारी किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कोविड महामारी के लिए होगा, और साथ ही मेडिकल किट को भी गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है।
3 दिन की दवाई इतनी जल्दी उपलब्ध होगी, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पैकेट बनाया गया, दोनों में एक ही प्रकार की दवाई 20 ICU बेड हमको तैयार करने हैं और ऑक्सीजन प्लांट का काम भी हमारा 500 LPM का होना है। HLL कंपनी जो भारत सरकार से संबंधित है उसको गाइड किया था। उधर रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा ने सिविल लाइंस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने PPE किट पहनकर अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों का भी हालचाल जाना। सिविल अस्पताल में बन रहे ICU वार्ड और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी विधायक ने निरीक्षण किया। प्रदीप बत्रा ने कहा कि जल्द ही ICU वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएगा। संज्ञान लेकर मैं आया था। वेंटिलेटर की सुविधा, ICU की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, ये सारी सुविधाएं जब यहाँ पर हो जाएंगी तो भी चाहे कोरोना की तीसरी लहर आए चाहे चौथी लहर आए, मैं समझता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में जो प्लांट जब लग जाएगा ऑक्सीजन का, तो उसके थ्रू मैं समझता हूँ कि पूरी बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई होगी और ऑक्सीजन लेने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का सांसद अजय टम्टा ने निरीक्षण किया। अजय टम्टा ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन CM वर्चुअल माध्यम से करेंगे। ICU बेड हमको तैयार करने हैं और ऑक्सीजन प्लांट का काम भी हमारा 500 LPM का होना है। HLL कंपनी जो भारत सरकार से संबंधित है उसको गाइड किया था प्रशासन ने, सब ने, और उसके कारण हमारा आज कंप्रेसर मशीन की फिटिंग पूरी हो गई है। ऑक्सीजन जनरेशन का काम हो गया, कोल्ड सिस्टम का काम चालू हो गया है और ये पूरी पाइपलाइन हमारी बन चुकी है। और उसके बाद हमारा प्लांट से ये हमारी पाइपलाइन भी पूरी पड़ी हुई है और ये पाइपलाइन के बाद अभी हम टेस्टिंग का काम चालू करेंगे। और टेस्टिंग का काम चालू करने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप वर्चुअल के माध्यम से इसका शुभारंभ कर दें। वहीं कोरोना महामारी को लेकर उत्तराखंड पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 86 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें IPS अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक के साथ साथ सभी स्वर्ग के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया है। कोरोना के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में हमारे जो पुलिसकर्मी जो हेड कांस्टेबल प्रोन्नत वेतनमान और उससे ऊपर के सभी जितने भी पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर, CO, एडिशनल SP, SP एंड DGP तक सब ने अपना 1 दिन का वेतन जो है इसमें दिया है स्वेच्छा से। और 85,95,350 की राशि हुई, जो चेक आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। कोरोना महामारी के दौरान ब्लड की भी कमी होने लगी है। हरिद्वार में ब्लड बैंक कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना के डर से लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आने से कतरा रहे हैं। आम दिनों में एक कैंप में जहां 70 से 80 यूनिट ब्लड डोनेट हो जाता था, अब 20 से 25 यूनिट ब्लड भी बमुश्किल आ पा रहा है। उधर राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आम लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है। असर तो पड़ा है, काफ़ी असर पड़ा हुआ है। ब्लड बहुत ही हर किसी के लिए ज़रूरत है ही। उनसे पूछ ले जिनको जैसे थैलेसीमिया जो बच्चे आते हैं यहाँ पे थैलेसीमिया के, तो उनके माँ बाप से पूछ लीजिएगा उनको कितनी ज़रूरत है। हर किसी को एक्सीडेंटल केस मान लीजिए और ANC जो एंटीनेंटल केस होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ब्लड। और हर किसी के लिए ब्लड की नीड तो हर किसी के लिए। सरकार की तरफ से क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था इस समस्या के समाधान के लिए हो सकती है, वो सरकार पूरी उस काम को करेगी। उनकी कोई समस्या व्यक्तिगत रूप से मेरे पास भी नहीं आई है और सरकार दिन रात और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था की जाए इसके लिए लगी हुई है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान बागेश्वर में पुलिस आम लोगों की मदद कर रही है। पुलिस कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन कराने के साथ साथ मिशन हौसला अभियान के तहत लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवा रही है। तो नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी भी पुलिस के कंधों पर है। इसके साथ साथ जरूरतमंद लोगों को चीजें भी मुहैया करा रही है पुलिस। वहीं काशीपुर में छात्रों की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है। राज्यपाल ने राजभवन से सामग्री से भरे ट्रक को रवाना किया। यह राहत सामग्री कोरोना महामारी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भेजी गई है। कोरोना पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की मदद भेजी गई है। राजभवन से राज्यपाल ने रवाना किया राहत सामग्री से भरा ट्रक।
वहीं डॉक्टरों पर बाबा रामदेव के बयान को लेकर आईएमए ने नाराजगी जताई है। आईएमए ने सीएम और मुख्य सचिव को पत्र लिखा जिसमें बाबा रामदेव के बयान पर ऐतराज जताया है, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, आईएमए ने कहा कि अगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता तो वो कोर्ट तक जाएंगे। उधर कांग्रेस ने भी बाबा रामदेव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी का मन में एक दुविधा हो गया जो हम लोग क्या जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन खाए या ना खाए, खाली आयुर्वेदिक दवाई खाने से ठीक हो जाऊंगा, और यदि इसका जो हमारा आम मरीजों का जो डेथ होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? रामदेव जी इसका जिम्मेदारी लेगा? अभी हम वेट कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं हमारे लेटर का। नहीं देते हम फिर लीगल नोटिस भेजूंगा रामदेव को, 14 दिन का उनका जवाब देखूंगा, नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाऊंगा। हरिद्वार में जंगली जानवरों के आम लोगों पर हमले अब आम बात है। जगजीतपुर में तो एक मकान की छत पर गुलदार दिखने से दहशत का माहौल है। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि वो इस बारे में वन मंत्री हरक सिंह रावत से बात करेंगे, साथ ही इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। उनको कैसे रोका जाए, मैं माननीय वन मंत्री से बहुत जल्दी मिलूंगा। और पिछली बार भी हमने आती दीवार बनाई है, और जो फेंसिंग जो जिसमें वो सौर ऊर्जा के द्वारा जो करंट छोड़ा जाता है वो भी काफ़ी 30-40 किलोमीटर लगभग वो तार बाड़ भी हमने करवाई है। लेकिन अगर वो कहीं इस समय अगर कमी लगेगी तो उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। में हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को लेकर नगर निगम में इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल निगम बोर्ड में प्रस्ताव कर उषा ब्रिको कंपनी को फिर से टेंडर दे दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष के ही नहीं बल्कि मेयर के सामने खुद कांग्रेस के पार्षद भी आ गए हैं। आरोप है कि विवादित रोपवे कंपनी को फिर से टेंडर देकर नगर निगम में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। रोपवे कंपनी की लीज अवधि खत्म हो गई है, लेकिन नगर निगम ने बगैर टेंडर निकाले उषा ब्रिको कंपनी को फिर से रोपवे संचालन का जिम्मा सौंप दिया। सारे लोग बोर्ड में थे भी नहीं उस दिन, हमारे काफी लोग नहीं आए, तो किसी कोई कारण जिन लोगों ने धांधलीबाजी करके इन सब लोगों ने करके ऐसा कर दिया जो होना नहीं चाहिए था। अब कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, कुछ पार्षद आपत्ति जता रहे हैं, आप बिल्कुल, हम सबसे पहले मेन आपत्ति जताने वाला मैं ही था हरिद्वार के अंदर उस दिन नगर निगम बोर्ड में। बोर्ड बैठक हुई है और सभी पार्षद बहुमत भाजपा का है, जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की वो है पूरा शासन में। तो मैं कहूँगी कि जो भी गलत हो रहा है हम जांच करेंगे उसकी। हरिद्वार के लक्सर में नीलधारा गंगा पर बना तटबंध 2017 में आई बाढ़ के दौरान टूट गया था, मगर अभी तक तटबंध की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिस वजह से बरसात के दिनों में हर साल नीलधारा गंगा से लगते इलाकों में बाढ़ आती है और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। 2017 में आई बाढ़ के दौरान किसानों की करीब 5000 बीघा जमीन भी नदी में समा गई थी, जिसे खेती योग्य बनाने के लिए आज तक प्रशासन ने कोई कोशिश नहीं की। मॉनसून सीजन करीब आ गया है, ऐसे में किसानों को एक बार फिर से अपने फसल की चिंता सता रही है। वहीं मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र में बेरोजगार नौजवानों ने सब्जी की खेती के जरिए रोजगार के साधन पैदा कर लिए हैं। इन युवाओं ने अगलाड़ नदी के किनारे 25 साल पुराने बंजर खेतों को फिर से आबाद कर लिया है। अब इन खेतों में टमाटर समेत दूसरी कई सब्जियों की खेती हो रही है। युवाओं का कहना है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें जरूर आई, मगर अब सब ठीक है।